बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी इसमें हम कौन कौन से एलिमेंट डिटेक्ट करेंगे, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजन की डिटेक्शन। शायद ही बोर्ड का पेपर बनता है जिसके अंदर ये क्वेश्चन मौजूद ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बेटा हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स मौजूद होते हैं? आमतौर पर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा सल्फर और हेलोजन, इनकी हम डिटेक्शन करेंगे, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन करते हैं जी। तो हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हम कार्बन और हाइड्रोजन को किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डिटेक्ट करने की कोशिश करें तो बच्चों हमारे पास इसके लिए कुछ ना कुछ केमिकल टेस्ट है। ठीक है, आपने इस टॉपिक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलना है जैसे आप प्रैक्टिकल अप्रोच है, ये समझ लें आपका प्रैक्टिकल है एक किस्म का। प्रैक्टिकल अप्रोच के लिहाज से आपने इसको ज़हन में रखना है कि आपको अगर लैब में भेज दिया जाए तो किसी भी अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आप इन एलिमेंट को डिटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, और किस चीज के पीपीटी बनते हैं, कौन सी चीज क्या है, उसका फार्मूला क्या है, ये सारी चीजें आज आपने इसमें सीखनी है। आज हमारे पास डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन में अगर हम आए तो सबसे पहले जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसकी स्मॉल अमाउंट एक टेस्ट ट्यूब में ऐड करें। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। आपने देखा होगा गिलास ट्यूब भी हम इसको बोलते हैं, लैब में पड़ी होगी। उसमें अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपको गिवन है, जो एग्जामिनर ने आपको प्रोवाइड किया है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर दें। उसी के साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऐड कर दें। स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऐड कर देना है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करना है। जब आप उस टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे तो उस कंपाउंड में अगर कार्बन मौजूद हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद हुआ तो वो कॉपर ऑक्साइड के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन इज ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज इनटू H2O। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है या नहीं? तो बेटा इसके आगे आपने लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराना है। ठीक है, लाइम वाटर का फार्मूला है जी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर पढ़ते हैं। ये आपके पास एक किस्म का सोल्यूशन है, ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, वाटर की तरह का सोल्यूशन है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से पास होगी तो बेसिकली ये इसके साथ रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये वाटर में इनसॉल्युबल है, इसलिए आपके पास मिल्की कलर फॉर्म होगा, मिल्की कलर होगा या मिल्की पीपीटी फॉर्म हो जाएंगे, मिल्की सोल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये आप लिख सकते हैं। जैसे ही आपके पास मिल्की कलर का, दूध की कलर का सॉल्यूशन फॉर्म हो जाए तो इससे कंफर्म हो जाता है कि कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। यानी कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कराएंगे। लाइम वाटर के सॉल्यूशन में से जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास होगी तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सॉल्यूशन जो है, लाइम वाटर जो है, वो मिल्की कलर का हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। इसी तरीके से अगर इस कंपाउंड में हाइड्रोजन हुआ तो लाजमी वाटर फॉर्म हो रहा होगा, तो इस वाटर को पास कराया जाएगा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है और ये व्हाइट कलर का सॉलिड है बेटा, ये व्हाइट कलर का एक सॉलिड है। जैसे ही वाटर इसमें से पास होगा तो बेटा ये वाटर पास होने के बाद बेसिकली इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और एक चीज बन जाएगी CuSO4.5H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम ब्लू विट्रियोल भी पढ़ते हैं बेटा।
इसको हम ब्लू विट्रियोल, ये भी हम इसको नाम देते हैं। और ये बेसिकली ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो सॉलिड है, जो व्हाइट सॉलिड है, वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट व्हाइट कलर का है। जैसे ही वाटर वेपर उसमें से गुजरेंगे तो ये बेसिकली CuSO4.5H2O हाइड्रस कॉपर सल्फेट बन जाएगा, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। ये ब्लू कलर का सॉलिड जो है वो आपके पास फॉर्म हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब रिएक्शन की फॉर्म में थ्योरेटिकली आप बोर्ड में ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लें, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड डाल दें, उस टेस्ट ट्यूब को हीट करें, उसमें जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाएगा, उस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में से पास कराएं, लाइम वाटर मिल्की कलर का हो जाएगा। इससे कंफर्म हो जाएगा कि कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और जो हाइड्रोजन है वो H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में से जैसे ही वाटर पास होगा तो वो उस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो व्हाइट सॉलिड है उसको वो ब्लू सॉलिड में कन्वर्ट कर देगा। इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब हम इसके रिएक्शन तैयार करते हैं। तो रिएक्शन इसके क्या है? तो बेसिकली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन जो मौजूद है वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कर रहा है, और कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है और साथ ही कॉपर में जा रहा है। बैलेंस करना है तो बच्चों ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको आपने पास कराना है लाइम वाटर में से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर पढ़ते हैं, ये आपके पास, इसको हम पढ़ते हैं जी लाइम वाटर। ये आपके पास एक किस्म का ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। जैसे ही लाइम वाटर में से कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा एक केमिकल रिएक्शन होगा CaCO3, आपको पता है ये मार्बल का फार्मूला है, और साथ ही H2O कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और साथ ही H2O फॉर्म हो जाएगा। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये वाटर में इनसॉल्युबल है, वाइट PPT फॉर्म हो जाएंगे, यानी पानी के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, वाइट कलर के प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाते हैं, जिससे वो सोल्यूशन मिल्की कलर का हो जाता है। इससे कंफर्म हो जाएगा हाइड्रोजन इससे कंफर्म हो जाएगा कार्बन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अब हमारे पास हाइड्रोजन का रिएक्शन भी तैयार करना है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो बेसिकली H2 की फॉर्म में होगा, वो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा और इसके साथ मिलकर H2O में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ही कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बैलेंस रिएक्शन है। अब जो कॉपर सल्फेट है इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट पढ़ते हैं, और ये किस कलर का आपके पास है जी? वाइट कलर का सॉलिड है। जैसे ही इसमें से वाटर पास होगा H2O गुजरेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CuSO4.5H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये आपके पास जो है हाइड्रस कॉपर सल्फेट है, और ये आपको पता है कि ये ब्लू सॉलिड है, ये ब्लू किस्म का सॉलिड है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है बच्चों, ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ये नाम भी इसके लिए यूज होता है, ब्लू विट्रियोल। तो ये हमारे पास इसके रिएक्शन हो रहे होंगे। अब बच्चा ये सोच रहा है कि प्रैक्टिकली अपरेटस कुछ कैसा होगा। ये अपरेटस बनाना नहीं है, बोर्ड के लिए तैयार नहीं करना, जस्ट आपको इन्फॉर्म करने के लिए बता रहा हूं कि बच्चों अपरेटस कुछ इस तरह का होगा कि एक आपको इस तरह की टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आप इसमें और स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल दें, ये स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी डाल दिया और साथ ही स्मॉल अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड भी ऐड कर दिया। अब आपने इसको ऊपर कॉर्क लगा देना है, रबर का कॉर्क होता है, उसमें से एक आपने गिलास ट्यूब पास करानी है। ये आपके पास गिलास ट्यूब है और यहां से ये बिल्कुल क्लोज है। अब ये जो आपके पास ट्यूब है, इस ट्यूब को आगे आपने एक और ट्यूब लेनी है, या कोनिकल फ्लास्क ले लें या कोई रिसीविंग बीकर ले लें। ये आपके पास एक इस तरह की कोनिकल फ्लास्क टाइप चीज मौजूद है आपके पास, ये हमारे पास इस तरह की चीज मौजूद है, और इसके अंदर भी आपने यहां पे याद रखें कि कॉर्क से इसको क्लोज किया हुआ है यहां से। अब इस जगह पे आपको पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यहां पे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। इसी तरीके से इसमें यहां पे कॉपर ऑक्साइड भी डला हुआ है। यहां पे आपने, क्योंकि टेस्ट आप कर रहे हैं, तो एक दफा आपने यहां पे यूज करना है, लाइम वाटर डाला होगा। जैसे ही लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, यहां से जब आप इसको हीट करोगे, इस टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे,
तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी आएगी, वाटर वेपर्स भी आएंगे, लेकिन लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी और लाइम वाटर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से आपने इसको रिमूव करके दूसरी दफ़ा यहाँ पे क्या चीज़ मौजूद होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह आपने यहाँ कॉपर सल्फेट वाइट कलर का सॉलिड लेना है। अब दोबारा से आप हीट करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें जाएगी, वाटर वेपर्स भी जाएंगे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी। वाटर वेपर इसके साथ अंदर जैसे ही ऐड होंगे तो ये आपके पास जो सॉलिड है वाइट कलर का, ये वाइट कलर का सॉलिड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो बच्चों ये थ्योरेटिकली आप लाइनें जो है वो बोर्ड के लिए तैयार करनी है, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट को पढ़ते हैं। हमारे पास डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन को डिटेक्ट करने के लिए पहले आपको एक सोल्यूशन बनाना पड़ता है जिसको हम कहते हैं लिजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि लिजाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट इसके लिए क्यों बनाना पड़ता है, याद रखें ये जो नाइट्रोजन सल्फर या हैलोजन है ये कार्बन के साथ स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। इसको ये स्ट्रांग कोवलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये लेस रिएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं, इसलिए फिर हम सोडियम डाल के इसको कोवलेंट फॉर्म से आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और इसको इन एलिमेंट्स को डिटेक्ट करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन के लिए एक ही दफा स्टूडेंट जो है वो लिजाइन सोल्यूशन बनाएगा या सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाएगा। सबसे पहले काम क्या करना है, स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल आपने लेना है और उसको आपने काट लेना है चाकू के जरिए। स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल इज कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, यानी स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल यानी गंदम के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर, चने का दाना तो बहुत बड़ा है, गंदम के दाने के बराबर आपने स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल काट लेना है। फिर आपने बच्चों एक फिजन ट्यूब लेनी है। ठीक है, फिजन ट्यूब इस तरह की ट्यूब होती है बेटा, ये इस तरह की 1 इंच की या 1.5 इंच की ट्यूब होती है, गिलास ट्यूब नहीं होती है, यानी ये टेस्ट ट्यूब नहीं होती, ये गिलास की छोटी सी एक ट्यूब होती है। इस तरह की इस ट्यूब को हम फिजन ट्यूब कहते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले क्या करना है, सोडियम मेटल का स्मॉल पीस जो आपने चाकू के जरिए काटा है वो आपने इसके अंदर पुट कर देना है, इसलिए मैंने सेकंड पॉइंट लिखा, पुट द पीस ऑफ सोडियम मेटल इन अ फिजन ट्यूब। फिर आपने क्या करना है बच्चों, इसको बर्नर पे ले जाना है और फ्लेम पे जाके इस फिजन ट्यूब को हीट करना है। जब आप इसको हीट करेंगे ताकि सोडियम मेटल जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए, इसकी वाल के साथ चिपक जाए। अब आपने क्या करना है कि इसमें स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी ऐड कर देना है। देखो इसमें स्मॉल अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपने इसको अंदर फिल कर देना है, इतना इसको अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड भी फिल कर देना है जिसमें आपने नाइट्रोजन सल्फर हैलोजन डिटेक्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है बच्चों कि इसको दोबारा रीहीट करना है। ठीक है, रीहीट करना है कि इसका बॉटम इतना ज्यादा रीहीट करना है कि इट्स बॉटम बिकम रेड हॉट। जैसे आपने देखा होगा कभी आयरन हीट होता है तो वो रेड हो जाता है, इस तरह का इसका बॉटम रेड हॉट हो जाएगा। आप इसे हीट करेंगे ये ब्रेक नहीं होगी, इट्स बॉटम बिकम रेड हॉट, इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा कि रीहीट द फिजन ट्यूब अनटिल इट्स बॉटम बिकम रेड हॉट। जब इसका बॉटम रेड हॉट हो जाए तो आपके पास इस तरह की लैब के अंदर एक डिश पड़ी होगी जिसको हम चाइना डिश का नाम देते हैं बेटा। इस तरह का एक कंटेनर होता है जिसको हम चाइना डिश का नाम देते हैं। ये कंटेनर आपने इस तरह का कंटेनर यूज करना है। इसमें डिस्टिल वाटर डाला होता है पहले से बच्चे ने, यहाँ पे 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 ml, सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही चीज है, 20 सेंटीमीटर क्यूब या 20 मिलीलीटर जो है वो आपने इसमें डिस्टिल वाटर डाला हुआ है। जैसे ही इसका बॉटम रेड हॉट होगा तो आप इस फिजन ट्यूब को इसके अंदर ऐड कर देंगे। पहले तो फिजन ट्यूब जैसे ही आप इसमें ऐड करेंगे वो खुद ही ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि गिलास है, हार्ड फॉर्म में है, आम पानी में जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर ब्रेक ना हो तो आप इसको हिट करें आहिस्ता आहिस्ता और इसको ब्रेक कर दें। जब ये इसके अंदर ब्रेक हो जाए तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चों इस फिजन ट्यूब के जो गिलास पीसेज हैं उनके साथ चिपका हुआ है, इसको आपने डिजॉल्व करना है। तो इसलिए आपने दोबारा क्या करना है, आपने इसको मिक्स करना है, फिर इसको बॉयल करें। जो चाइना डिश है इसको दोबारा इसके अंदर जो सोल्यूशन है इसको आप बर्नर पे रख के इसको बॉयल करें, और बॉयल करने से क्या होगा कि जो गिलास के साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड चिपका हुआ है वो भी इसमें डिजॉल्व हो जाएगा। फिर इस गर्म सॉल्यूशन को आपने क्या करना है, एक फनल लेनी है, फिल्टर पेपर लेना है, नीचे रिसीविंग बीकर लेना है, इस गर्म सॉल्यूशन को फिल्टर करना है। जो गिलास के ये फिजन ट्यूब के जो पीसेज होंगे वो इसके ऊपर आ जाएंगे, और जो नीचे फिल्ट्रेट आएगा, जो नीचे लिक्विड आएगा, जो फिल्ट्रेट आएगा, उस फिल्ट्रेट को जो नीचे लिक्विड होगा उस फिल्ट्रेट को हम लिजाइन सोल्यूशन कहते हैं।
उस लेजाइन सोल्यूशन को आपने 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। एक टेस्ट ट्यूब नाइट्रोजन के लिए यूज करनी है, एक सल्फर के लिए और एक हेलोजन के लिए। इसलिए डिवाइड द फिल्ट्रेट इनटू 3 पोर्शन। तो ये हमारे पास लेजाइन सोल्यूशन की प्रिपरेशन है। वर्डिंग इसलिए मैंने लिख दी कि कुछ बच्चों का सवाल होता है कि सर इसकी वर्डिंग तो आपने समझा दी, लिखें कैसे। तो बच्चों आपको पता है मेरे कंप्लीट नोट्स भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो मैं व्हाइट बोर्ड पे जो लिखता हूं ये आप एज इट इज एग्जाम में लिख सकते हैं। अब प्रिपरेशन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन करने के बाद बच्चों अब हमारे पास जो अगर सवाल कहीं आ जाए कि क्या प्रिपरेशन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन में सोडियम मेटल के अलावा कोई मेटल यूज हो सकता है, तो याद रखें बच्चों आप पोटाशियम मेटल यूज कर सकते हो, लेकिन ये याद रखें कि सोडियम मेटल एक तो आसानी से अवेलेबल है, दूसरा सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी इंटरमीडिएट है, पोटाशियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, इसलिए मोस्टली सोडियम को ही प्रेफर किया जाता है। लेकिन ये हरगिज नहीं मतलब कि आप पोटाशियम यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास ये सोडियम एक्सट्रैक्ट या लेजाइन सोल्यूशन, लेजाइन एक साइंटिस्ट था, उसने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया था, इस वजह से इसका नाम लेजाइन सोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अब इसमें लेजाइन सोल्यूशन के 4 फार्मूले हो सकते हैं कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लाजमी बात है सोडियम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन मौजूद है, अगर उसमें नाइट्रोजन भी होगा तो मेरे पास सोडियम साइनाइड, मैं आपसे कहता हूं ये किसका फार्मूला है सोडियम साइनाइड, तो आप कहते हैं लेजाइन सोल्यूशन कंटेनिंग नाइट्रोजन। ये वो लेजाइन सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है। अब इसी तरीके से अगर इसमें सिर्फ सल्फर मौजूद होगा तो सोडियम जो है वो सल्फर से रिएक्ट करके सोडियम सल्फाइड बना देगा, इसको भी लेजाइन सोल्यूशन कहते हैं, लेकिन ये वो लेजाइन सोल्यूशन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सल्फर मौजूद है। लेकिन अगर ऐसा लेजाइन सोल्यूशन है जिसमें सल्फर और नाइट्रोजन दोनों मौजूद हैं, तो हमारे पास सोडियम होगा, कार्बन होगा, इसी तरीके से हमारे पास नाइट्रोजन होगा, इसमें सल्फर भी होगा, तो हमारे पास सोडियम थायोसाइनाइड बन जाएगा। सोडियम साइनाइड की जगह सोडियम थायोसाइनाइड ये लेजाइन सोल्यूशन है विच कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर, जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों मौजूद हैं। और अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चों सिर्फ उसमें हेलोजन मौजूद हो तो ये भी एक लेजाइन सोल्यूशन का फार्मूला है। इसमें अगर हेलोजन ही मौजूद है तो NaX जो है, NaCl, NaBr, NaI, ये भी लेजाइन सोल्यूशन है। तो लेजाइन सोल्यूशन के 4 फार्मूले हैं जो मैं अभी आपके सामने यूज करूंगा, सोडियम साइनाइड, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसाइनाइड या सोडियम हैलाइड, ये लेजाइन सोल्यूशन के 4 फार्मूले हैं। अब हम इनके टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं कि नाइट्रोजन टेस्ट हम कैसे करेंगे जी। तो ये पहले अपने पास नोट कर लें। अब हमारे पास बच्चों इसमें अगर हम इसको यहां नाइट्रोजन टेस्ट करें तो इसकी थोड़ी सी देखें इसका रिएक्शन क्या है, नाइट्रोजन टेस्ट कैसे किया जाता है, प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा आपने दिमाग में रखना है ताकि आपको चीजें समझ आ जाएं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट नाइट्रोजन टेस्ट हम यहां पे लिखते हैं, इसकी वर्डिंग बनाते हैं कुछ। तो टेस्ट फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन टेस्ट कह दें, टेस्ट फॉर नाइट्रोजन कह दें, एक ही बात है। नाइट्रोजन टेस्ट सबसे ज्यादा आने वाला यही रिएक्शन है क्योंकि ये बच्चों को रिएक्शन याद नहीं होता। अब इसमें क्या करना है बच्चों, नाइट्रोजन टेस्ट कैसे करना है। सबसे पहले फर्स्ट पोर्शन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन, यानी 3 टेस्ट ट्यूब थी, उनमें से एक टेस्ट ट्यूब उठा लेनी है, उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर ही चीज ऐड करनी है, लेजाइन सोल्यूशन। ये आपने फर्स्ट पोर्शन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन यानी एक टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब में आपने लेजाइन सोल्यूशन को डिवाइड किया था, एक नाइट्रोजन के लिए यूज करनी है, एक सल्फर के लिए और एक हेलोजन के लिए। तो लेजाइन सोल्यूशन फर्स्ट पोर्शन ऑफ लेजाइन सोल्यूशन, बुक में ऐसे लाइन लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि लेजाइन सोल्यूशन की एक टेस्ट ट्यूब उठाएं, उसी टेस्ट ट्यूब में लेजाइन सोल्यूशन की जो टेस्ट ट्यूब आपने ली है उसी टेस्ट ट्यूब में आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH ऐड करें। इससे क्या होगा, सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, आपने फ्यू ड्रॉप ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeCl3 डाल दें। फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो उसी वक्त एग्जामिनर ने फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट रखा होगा वो यूज करें, क्योंकि पहले से बना हुआ फेरस सल्फेट यूज करेंगे तो बच्चों वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा। चैप्टर नंबर 14 आपने पढ़ा है कि Fe+2 एक्वस फॉर्म में अनस्टेबल है, ये +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 to 2 आवर के अंदर। तो इसलिए फेरस सल्फेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड यूज करना है। अगर 1-2 दिन पहले से बना पड़ा हुआ है तो वो फेरस से फेरिक में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट नहीं आएगा। लेजाइन सोल्यूशन वाली टेस्ट ट्यूब लें, उसी में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH डालें,
तो इससे सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाएगा। फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डाल दें और फिर थोड़ी थोड़ी अमाउंट्स ऐड करते जा रहे हैं। उस सोल्यूशन को बॉयल करें। जैसे ही सोल्यूशन को बॉयल करेंगे तो बॉयल करने के बाद फिर आपने 2 सोल्यूशन और ऐड करने हैं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ, एक तो आपने ऐड कर देने हैं FeCl3 सोल्यूशन के, फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के, साथ ही आपने कंसंट्रेटेड HCl के फ्यू ड्रॉप डाल देने हैं। ये सारा काम आप एक ही टेस्ट ट्यूब में करते जा रहे हो। लिजाइन सोल्यूशन लें, उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH डाल दें, उसी टेस्ट ट्यूब में फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करें, उस टेस्ट ट्यूब को बॉयल करें जाके बर्नर पे, और फिर जैसे वो बॉयल हो जाए तो फ्यू ड्रॉप ऑफ FeCl3 और कंसंट्रेटेड HCl के फ्यू ड्रॉप ऐड कर दें। आपके पास 2 इंडिकेशन आएंगे। अगर उसमें सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद हुआ तो बच्चों आपके पास ग्रीनिश ब्लू आ जाएगा, प्रोशियन भी हम कह सकते हैं, प्रोशियन ब्लू, पीपीटी भी फॉर्म हो सकते हैं, कलर भी फॉर्म हो सकता है, ये सोल्यूशन फॉर्म हो सकता है, ग्रीनिश ब्लू भी इसको कहते हैं। इससे सिर्फ पता चलेगा नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और अगर आप कहते हैं सर ये सारा काम करने के बाद ग्रीनिश ब्लू कलर नहीं आ रहा, हमारा ब्लड रेड कलर आ रहा है, तो बच्चों ब्लड रेड कलर भी आ सकता है। अगर यहां पे ब्लड रेड पीपीटी या कलर आ जाए तो आपने कह देना है कि इसमें नाइट्रोजन एंड सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। ये नाइट्रोजन और सल्फर बोथ आर प्रेजेंट होंगे तो ये ब्लड रेड कलर देगा, यही वाला मिक्सचर। अगर सिर्फ उसमें नाइट्रोजन हुआ तो प्रोशियन ब्लू यानी जिसे ग्रीनिश ब्लू कहते हैं ये कलर आ जाएगा, इससे नाइट्रोजन आ जाएगा। और अगर कोई कलर ना आया तो फिर बच्चों सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन इसमें मौजूद नहीं है। सपोज करें ये सारा काम करने के बाद बच्चा कहता है कि सर ग्रीनिश ब्लू भी नहीं आ रहा, ब्लड रेड कलर भी नहीं आ रहा, तो वो ये लिख देगा नाइट्रोजन इज एब्सेंट इन दिस कंपाउंड, लेकिन हो सकता है कि सल्फर उसमें हो। तो इसलिए ये 2 इंडिकेशन है। अब मैं आपसे कहता हूं मुझे बताएं ये जो प्रोशियन ब्लू है, ग्रीनिश ब्लू है, ये कलर किस चीज कॉम्प्लेक्स का है, ये कौन सी चीज फॉर्म हुई है, या ब्लड रेड कलर किस चीज का है। तो इसके लिए आपने फार्मूला याद करना है। नाइट्रोजन वाला लिजाइन सोल्यूशन अभी आपको मैंने बताया था कि सोडियम साइनाइड है। अब आपने इसमें क्या ऐड कर दिया, ये लिजाइन सोल्यूशन का फार्मूला है जिसमें सिर्फ नाइट्रोजन है, फेरस सल्फेट ऐड कर दिया, और जैसे ही ऐड करोगे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा Na4FeCN6 बन जाएगा, और साथ ही सोडियम जो है वो सल्फेट से मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, Na2SO4 फॉर्म हो जाएगा। अब सोडियम 6 है यहाँ पे तो यहाँ 6 लगा दें, बैलेंस रिएक्शन लिख दिया। इसको सोडियम फेरोसाइनाइड पढ़ते हैं, सोडियम फेरोसाइनाइड ये बन गया। अब बच्चों जो सोडियम फेरोसाइनाइड बन गया है, ये जो Na4FeCN, एक रिएक्शन याद करें दूसरा ऑलरेडी याद हो जाएगा। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको रिएक्शन याद हो जाएगा। इसकी टेक्निक है FeCl3 आप ऐड कर रहे हैं बच्चों, ये जो स्टार्ट में मौजूद है ये अल्कलाइन करने के लिए, और HCl एंड पे ऐड किया, ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, इसलिए ये रिएक्शन में नजर नहीं आ रहे होते। तो जब इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये सोडियम को रिप्लेस करेगा और उसकी जगह Fe आ जाएगा। 4 सोडियम है, 4 Fe आ जाएंगे, लेकिन सोडियम पे चार्ज +1 है इसलिए इसके बॉटम में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ Fe पे चार्ज +3 है तो इसलिए उसका चार्ज यहाँ बॉटम में 3 आएगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स बन जाएगा Fe4FeCN6 और इसकी ब्रैकेट में 3 लिख देंगे बाहर, और जो सोडियम है वो क्लोराइड से मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप देखिए Fe कितने लगाए हैं 4, तो यहाँ 4 लगा दें, क्लोराइड कितने हो गए 12, तो यहाँ पे 12 लगा दें। अब सोडियम 12 हो गए हैं तो यहाँ पे 3 लगा दें, ये बैलेंस है। ये जो सोडियम फेरोसाइनाइड है वो फेरिक फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया, फेरिक फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट हो गया। ये जो फेरिक फेरोसाइनाइड है बच्चों ये आपके पास प्रोशियन ब्लू है जिसको आप ग्रीनिश ब्लू कह रहे हैं, ये इसके पीपीटी हैं, ये चीज आपके पास फॉर्म हो गई है। तो इससे पता चला कि नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ये एंट्री टेस्ट के लिए भी याद रखना है कि बाज दफा आपसे पूछा जाता है वहां पे कि प्रोशियन ब्लू कॉम्प्लेक्स का फार्मूला क्या है, वहां के फार्मूले दिए होते हैं, ये आपको फार्मूला याद रखना है Fe4FeCN6 ब्रैकेट के बाद 3। अब अगर मैं आपसे कहूं ब्लड रेड में क्या होगा तो सेम यही रिएक्शन है बच्चों, देखिएगा मैं यही रिएक्शन लिखूंगा, सिर्फ CN के साथ SCN हो जाएगा, इधर भी SCN हो जाएगा, बाकी वही रहेगा, इधर भी CN के साथ SCN हो जाएगा और इधर भी SCN हो जाएगा, बाकी सेम रिएक्शन है। जैसे मैं आपके सामने अब इसका ब्लड रेड कलर का जो कॉम्प्लेक्स बना है उसका रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। तो अब हमारे पास आपको पता है ब्लड रेड कलर में NaSCN की फॉर्म में
प्लस FeSO4 है। जब ये रिएक्शन करेगा एक कॉम्प्लेक्स बनेगा Na4 FeSCN होल 6 ब्रैकेट क्लोज साथ Na2SO4। सोडियम यहां पे टोटल 6 हैं तो यहां 6 लगा दें। देखो सेम वही रिएक्शन है, सिर्फ Cn की जगह SCN आ गया बस। अब इसको दोबारा लिखेंगे Na4 FeSCN होल 6 इसके साथ FeCl3 रिएक्ट करेगा, सोडियम रिप्लेस हो जाएंगे, 4 सोडियम है 4 ये रिप्लेस हो जाएंगे, Fe4 FeSCN होल 6 ब्रैकेट के बाहर 3 भी आएगा क्योंकि Fe पे चार्ज +3 है, ये सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा। अब यहां पे Fe4 है, यहां 4 आ गया, क्लोराइड 12 हो गए, यहां पे 12 आ गया, सोडियम 12 हो गए तो यहां पे 3 आ गया। अब आपके पास फेरिक फेरोथायोसाइनाइड जो फॉर्म हुआ, फेरिक फेरोथायोसाइनाइड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, ये बेसिकली आपके पास ब्लड रेड सॉल्यूशन है। ये ब्लड रेड सॉल्यूशन फॉर्म हुआ। इससे पता चला कि नाइट्रोजन और सल्फर बोथ आर प्रेजेंट। तो ये आपके पास है बच्चों नाइट्रोजन टेस्ट। अब जब पेपर में आता है नाइट्रोजन टेस्ट तो बच्चे अक्सर पहले वाला रिएक्शन लिख देते हैं, दूसरे वाला छोड़ देते हैं। बेटा ये दोनों लिखने हैं आपने। थ्योरेटिकली आप ऐसे थ्योरी लिख सकते हैं, जो दोनों रिएक्शन आपने बोर्ड के पेपर में लिखने हैं कि नाइट्रोजन सिर्फ हो और नाइट्रोजन के साथ जब सल्फर हो तब भी लिखना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट सल्फर टेस्ट के ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलिए, उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजन टेस्ट के बाद बेटा हमारे पास सल्फर टेस्ट कैसे करते हैं। सल्फर टेस्ट के लिए वैसे तो बच्चों हम सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, फेडरल की किताब में नहीं है, तो मैं देखता हूं कि अगर टाइम मैनेज होता है तो बता देता हूं। अदरवाइज बच्चों जो आपकी फेडरल की किताब है, क्योंकि ज्यादातर मैं फेडरल बोर्ड के बच्चों को फोकस कर रहा होता हूं, तो मैं इसको वहां पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि सल्फर टेस्ट क्या है जी। सल्फर टेस्ट, अच्छा सल्फर टेस्ट के लिए आपने करना क्या है बेटा, लेजाइन सॉल्यूशन का सेकंड पोर्शन ले लेना है, जो एक और टेस्ट ट्यूब पड़ी है लेजाइन सॉल्यूशन, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसी में आपने एसिटिक एसिड ऐड कर देना है, एसिटिक एसिड। उस टेस्ट ट्यूब को आपने क्या करना है, बॉयल करना है टू एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है निकल जाना, टू एक्सपेल H2S गैस। रॉटन एग स्मेल आती है, बच्चे यहीं से बता देते हैं सर सल्फर मौजूद है। कि एक लेजाइन सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने एसिटिक एसिड डाला, उसको जाके बर्नर पे हीट किया, आपको रॉटन एग स्मेल आएगी, गंदे अंडे की स्मेल आएगी, यहां से ही बच्चा बोल पड़ता है सर सल्फर मौजूद है। लेकिन अगर इसके बावजूद ना पता चले तो बच्चों लेड एसीटेट पेपर या लेड एसीटेट सॉल्यूशन कोई भी यूज कर सकते हो। लेड एसीटेट सॉल्यूशन कह लो, पेपर आप उसके अंदर डिप कर दो, व्हाइट कलर का पेपर है, फिल्टर पेपर की तरह का पेपर है, ये पेपर डिप कर दो या इसको उसके ऊपर रख दो, भाप पड़ेगी वो ब्लैक हो जाएगा, या आप उसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन डाल दो, वो सॉल्यूशन ब्लैक हो जाएगा। अगर हमारे पास सॉल्यूशन ब्लैक हो गया तो बच्चों, या उसके ऊपर जो लेड एसीटेट पेपर है वो उसके ऊपर ब्लैक स्पॉट आ गए, तो सल्फर इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और मैं आपसे कहता हूं ये ब्लैक कौन सा कंपाउंड बना है, तो बच्चों आपको पता है कि सिर्फ सल्फर अगर मौजूद हो तो Na2S एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा, एसिटिक एसिड से रिएक्शन करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगी हमारे पास CH3COONA, सोडियम एसीटेट फॉर्म होगा। 2 मोल, यहां पे भी 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन H से मिल जाएंगे, H2S बन जाएगा, रॉटन एग स्मेल आ जाएगी। ये जो H2S बना बच्चों, ये एसीटेट पेपर से या लेड एसीटेट कंपाउंड है, इसका ये फार्मूला होता है, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा, PbS बन जाएगा, PbS ब्लैक स्पॉट होगा या ब्लैक पीपीटी होते हैं, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड में वापस आ जाएगा। ये जो आपके पास है, या तो लेड एसीटेट पेपर यूज कर रहे हो तो ब्लैक स्पॉट आ रहा है,
अगर आपने सोल्यूशन यूज किया तो ब्लैक पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, वो पीबीएस के हैं। पीबीएस जो है वो ब्लैक कलर का कंपाउंड होता है। तो ये हमारे पास है बच्चों। इसके लिए एक और टेस्ट हम इसके लिए भी करते हैं बच्चों, साथ वैसे बताने जा रहा हूं, और उस टेस्ट को हम कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये भी सल्फर के लिए कर सकते हो आप, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। ये भी सल्फर के लिए किया जाता है। इसमें क्या करना होता है कि लिजाइन सोल्यूशन, बच्चों लिजाइन सोल्यूशन लाजमी बात है, आपके पास Na2S की फॉर्म है, इसमें सिर्फ सल्फर है। जैसे ही ये इससे रिएक्ट करेगा, एक हमारे पास कंपाउंड है Na2FeCN5NO। इस कंपाउंड को पढ़ते हैं बच्चों सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इस कंपाउंड Na2FeCN5NO, इसको पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। जैसे ही इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये सिंपल सी बात है, ये दो सोडियम इसमें ऐड हो जाएंगे, सल्फर जो है इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो अब आपके पास Na4 हो जाएगा, FeCN5 हो जाएगा, NOS हो जाएगा। सल्फर जो है इधर ऐड हो गया, सोडियम इसके साथ ऐड हो गया, ये कंपाउंड बन गया। और ये आपके पास डीप ब्लू कलर है, वायलेट कलर है जी, ये आपके पास वायलेट पीपीटी फॉर्म हुए। तो इससे भी कंफर्म हो जाएगा कि सल्फर इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी कर सकते हो, या सल्फर के लिए जो ऊपर वाला टेस्ट है इसको हम लेड एसीटेट टेस्ट भी बोलते हैं बेटा। ऊपर वाले टेस्ट को हम लेड एसीटेट टेस्ट कहते हैं, इस टेस्ट को सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी कहते हैं। अब हमारे पास सल्फर के बाद बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट हैलोजन पे आते हैं। अब हम आते हैं जी नेक्स्ट हैलोजेंस पे। हैलोजन का टेस्ट कैसे करना है, तो हमारे पास नेक्स्ट है हैलोजन। हैलोजन टेस्ट। अच्छा बच्चों, हैलोजन टेस्ट के लिए आपने करना क्या है, देखो लिजाइन सॉल्यूशन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया था, 3 हिस्सों में। एक हिस्सा तो आपने नाइट्रोजन के लिए यूज कर लिया, एक सल्फर के लिए कर लिया, अब एक किसके लिए करने जा रहे हैं, एक आप हैलोजेंस के लिए करने जा रहे हैं। तो बच्चों थर्ड पोर्शन ऑफ लिजाइन सॉल्यूशन, थर्ड पोर्शन ऑफ लिजाइन सॉल्यूशन, प्लस आप उसमें क्या ऐड कर दो, HNO3 कंसंट्रेटेड डालें, बॉयल करें टू एक्सपेल। बॉयल करेंगे तो इससे क्या एक्सपेल हो जाएगा, निकल जाएगा, टू एक्सपेल साइनाइड एंड सल्फाइड एंड साइनाइड आयन, यानी जो सल्फर है H2S बन के उड़ जाएगा और नाइट्रोजन HCN बन के एवापोरेट हो जाएगा खुद ब खुद अगर हुआ भी तो। और फिर इस सोल्यूशन को आपने क्या करना है बच्चों, कूल करना है, ठंडा करना है। फिर आपने उसमें AgNO3 सोल्यूशन डाल देना है, ठंडा करके AgNO3 सोल्यूशन डालें। ये सारा काम करने के बाद अगर व्हाइट पीपीटी बन रहे हैं, व्हाइट पीपीटी, तो आप कहेंगे क्लोरीन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और अगर पेल येलो बन रहे हैं, पेल येलो पीपीटी बन रहे हैं, तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। और अगर डीप येलो बन रहे हैं, डीप येलो पीपीटी फॉर्म हो रहे हैं, तो आयोडीन इज प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। यहां बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, पेल येलो या डीप येलो। तो फिर हम बच्चों को कहते हैं कि आप NH4OH डालो। अगर NH4OH डालने पे वो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहते हैं, ठीक है, अगर वो प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल रहते हैं तो वो डीप येलो हैं। ये जो पीपीटी होते हैं इनसॉल्युबल इन NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉल्युबल होते हैं। और ये प्रेसिपिटेट अगर हो, ये पेल येलो हो, तो ये जब NH4OH बच्चा डालेगा तो वो आधे डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी उनकी अमाउंट जो है कम हो जाएगी। तो इसलिए आधे ये पार्शली सॉल्युबल होते हैं, पार्शली सॉल्युबल इन NH4OH। NH4OH इसके अंदर ये पार्शली सॉल्युबल होते हैं NH4OH के अंदर। और ये जो होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं बेटा NH4OH में, सॉल्युबल इन NH4OH। ये जो हमारे पास है NH4OH के अंदर सॉल्युबल है।
ये हमारे पास अगर टेस्ट आ जाता है। अब मैं आपसे कहता हूं यार व्हाइट पीपीटी किस चीज के बने होंगे, AgCl के बने होंगे, पेल येलो किसके बने होंगे, AgBr के, और डीप येलो किसके बने होंगे, AgI के। अब बेसिकली रिएक्शन क्या हुआ होगा बच्चों, बेसिकली तो आप देखें तो ये तो नाइट्रिक एसिड इसलिए डाला कि सल्फाइड और साइनाइड आयन उड़ा दें। बाकी रिएक्शन ये हुआ कि जो हमारे पास सोडियम एक्सट्रैक्ट है वो इस फॉर्म में है, वो AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा और AgNO3 के साथ रिएक्शन करके हमारे पास बना देगा जी AgX प्लस NaNO3 बना देगा। अब AgX जो है सिल्वर के सारे कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल है, सिर्फ एक सिल्वर का कंपाउंड वाटर सॉल्युबल है और वो सिल्वर नाइट्रेट, बाकी इसका कोई भी कंपाउंड वाटर सॉल्युबल नहीं है। इसलिए हमारे पास अगर यहां पे सपोज करें हैलोजन सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में होगा, AgNO3 इससे रिएक्ट करेगा, AgCl बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी आ जाएंगे, प्लस NaNO3 नाइट्रेट किसी भी चीज का वाटर सॉल्युबल होता है, ये सोडियम नाइट्रेट वाटर सॉल्युबल होगा, तो ये व्हाइट पीपीटी फॉर्म हुए, ये व्हाइट पीपीटी है। अगर हमारे पास NaBr है, AgNO3 से रिएक्शन करेगा और इससे मिलकर AgBr बना देगा, और AgBr पेल येलो होता है बेटा, और NaNO3 वाटर सॉल्युबल है, ये पेल येलो पीपीटी है, पेल येलो पीपीटी। और अगर हमारे पास NaI की फॉर्म में हुआ, AgNO3 जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये आ जाएगा जी हमारे पास AgI प्लस NaNO3। ये जो AgI है ये डीप येलो है, ये डीप येलो पीपीटी फॉर्म हो गए हैं। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको ये चीजें समझ आ गई हैं। तो ये बेसिकली इसका रिएक्शन था। अगर मैं आपसे कहूं यार यहां पे एक बात मैंने लिखी, मैंने कहा ये व्हाइट पीपीटी सॉल्युबल इन NH4OH, ये क्या चीज बनी होगी कि ये सॉल्युबल हो गया। तो बच्चों जस्ट आपके नॉलेज के लिए कल एंट्री टेस्ट आपने देना है, आपको पता हो। तो बच्चों ये बेसिकली AgCl है, ये जब बनता है ना NH4OH, बाकी भी रिएक्शन इसी तरह है, इससे रिएक्शन करता है ना तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो कॉम्प्लेक्स बनता है AgNH3 होल ट्वाइस Cl। ये जो सॉल्ट है ना इसका, ये कॉम्प्लेक्स, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है, और साथ जो हमारे पास बाकी चीज है वो H2O की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, H2O की फॉर्म में ये बाकी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो है वो सॉल्युबल हो जाता है। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि वो कौन सा हमारे पास, जब हम AgNO3 में व्हाइट पीपीटी के अंदर NH4OH ऐड करते हैं तो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है, वो AgNH3 होल ट्वाइस और साथ Cl है, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। बाकियों के भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, यहाँ Cl की जगह Br आ जाएगा और अगले केस में I आ जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों इसका कंप्लीट लेक्चर था। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी समझ आई होगी। बच्चों आपके एग्ज़ाम के दिन हैं, आप लोगों की वजह से आप लोग कह रहे थे कि कुछ चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रह गए थे हमारे वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो बच्चों ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले लें।